हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मेनली देयर आर टू बेसिस, वन इज़ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो कौन सा बेसिस किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा या किस टाइप के बिजनेस टाइप को सूट करेगा वो हम समझेंगे, और दोनों बेसिस के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम समझेंगे, और कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से बेसिस को फॉलो करने के लिए कहा गया है वो भी आज हम समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये चैनल जो है दैट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और इस चैनल पे मैं हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक। और बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है डीके गोयल। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो, और इसके बाद अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है उसको हम कैलकुलेट करें, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मेनली दो टाइप के बेसिस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ कैश बेसिस एंड द सेकंड इज़ एक्रूवल बेसिस। तो सबसे पहले है कैश बेसिस। सो इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जबकि उनकी पेमेंट एक्चुअल में कैश में होती है उस वक्त, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते और उसको इग्नोर करते हैं जब तक कि उसकी कैश में पेमेंट ना हो चुकी हो। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली प्रॉफिट क्या है? Profit is nothing but merely the excess of actual cash receipts in respect of sale of goods and other incomes over actual cash payments in respect of purchase of goods, expenses ऑन वेजेस, सैलरीज, रेंट एट्सेट्रा। तो सिंपल जितना भी हमें कैश रिसीव हुआ, चाहे वो हमने गुड्स को बेच के रिसीव किया है या फिर हमें कोई भी किसी तरह की इनकम हुई है कैश में, उसमें से जब हम कैश पेमेंट्स को माइनस करते हैं, जो कि कैश पेमेंट्स हो सकती हैं जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया या फिर हमने कोई भी किसी तरीके का खर्चा पे किया जैसे कि सैलरी, रेंट और वेजेस। तो जब हम इन दोनों को जब हम कैश एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं कैश इनकम से, ठीक है, या एक्चुअल कैश रिसीट से, तो वो जो एक्सेस होता है, जो डिफरेंस आएगा, दैट इज़ माय प्रॉफिट। और यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स का, और हम ये देखते हैं कितना पैसा हमें आया और कितना पैसा हमसे गया और दोनों में कितना डिफरेंस रहा। तो अगर पेमेंट्स का ज़्यादा हुआ और रिसीट्स कम हुई तो नेचुरली वो लॉस हो जाएगा। इस टाइप को बेसिकली जो है वो यूज़फुल है प्रोफेशनल पीपल के लिए, जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स एंड सीए हो गए। तो जितना भी पैसा इनको आ रहा है फीस से वो एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जितना भी एक्सपेंडिचर ये कर रहे हैं, मान लो इनका ऑफिस है तो उसका रेंट पे कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो सब डाल के, तो जितने भी इनके एक्सपेंसेस हुए वो उसको माइनस कर देंगे और वो नेट निकाल लेंगे कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये सब कैश में हो रहा है तो प्रॉफिट भी कैश में होगा। सो इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। ये वाला जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि हम एक्चुअल में देख पा रहे हैं कितना कैश आ रहा है, इतना जा रहा है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फोरकास्टिंग नहीं करनी पड़ रही। जितना पैसा इस टाइम प्रेजेंटली हमारे हाथ में है हम उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, इट डज़ नॉट रिक्वायर यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। तो सिंपल है, इसमें हमें कोई फोरकास्टिंग नहीं करनी है, इसमें हमें अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी तरीके का एस्टिमेट नहीं लगाना, क्योंकि जो दूसरे वाला मेथड है उसमें तो आपको पता है हम डेप्रिसिएशन और बहुत सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं एक्रूवल बेसिस में, तो वहाँ पे हमें एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। दिस इज़ सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑन कैश बेसिस। तो ये उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस पे होती हैं। तो जैसे कि वही वाले एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड सीए, तो या फिर कोई ट्यूटर भी हो जो ट्यूशन्स पढ़ा रहा हो, कोई टेलर हो, ठीक है, या फिर कोई किसी ने पार्लर खोला हो, ब्यूटी पार्लर, सैलून खोला हो, तो ये उन सब लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला जो बेसिस है वो बिल्कुल सूटेबल रहेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। सो इट डज़ नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स। तो ये जो है ट्रू और फेयर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी किसी कंपनी की नहीं बताएगा, क्योंकि ये साफ इग्नोर कर देगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं किए लेकिन वो ड्यू हो गए हैं,
ठीक है, मतलब कि वो हमने पे करने थे आज की डेट में या इस महीने में, लेकिन हमने वो किसी कारण से वो पे नहीं किए, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो मैंने पे नहीं किए हैं, कैश नहीं किया, तो सिंपली मेरा प्रॉफिट इसमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, जो कि एक्चुअल में गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस को टाइम पे करना भी मेरी बिज़नेस की एक ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से अगर कोई एक्सपेंसेस मैंने पहले पे कर दिए हैं, मतलब कि अगले महीने की फ़ीस मैंने आज दे दी, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ऐसे एक्रूड इनकम्स होगी, जो इनकम रिसीवेबल है, या फिर वो इनकम जो रिसीव्ड इन एडवांस है, जो इस पीरियड की नहीं है, उसको हमने कहाँ पे कैसे ट्रीट करना है, वो हमने यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। Now, second disadvantage is that it does not follow matching principle of accounting. Now, what was matching concept? Matching concept says that all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगी, हमें उन दोनों को आपस में मैच करना है और हमें टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए मार्च की अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मार्च के महीने में मेरी सेल्स एकदम से इंक्रीज़ हो गई, या सेल्स से रेवेन्यू मुझे बहुत अच्छा जनरेट हुआ, ठीक है, लेकिन उस सेल्स को जनरेट करने के लिए मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस इंकर हुए। जैसे कि मान लीजिए उस टाइम जो सेल्स मैनेजर था उसने बहुत अच्छे से वर्क किया, मुझे उसे कमीशन भी देनी होगी, ठीक है। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितनी सेल्स हुई उसके कंपैरिजन में मैंने कितने एक्सपेंडिचर्स किए उस महीने में, तो हमें उस महीने को ध्यान में रखते हुए उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, आपस में मैच करना है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो भी वो कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट इंकर हुई रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वो कॉस्ट डायरेक्टली उस रेवेन्यू में से माइनस हो जाएगी और हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ जी इतना प्रॉफिट कमाया। और अगर इसकी अगर ऑपोजिट लूँ मैं, कि मान लीजिए किसी महीने में सेल्स बहुत कम हुई, ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स उतने ही हुए जितने नॉर्मली होते हैं, जितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, जैसे कि सैलरीज जाना, ये जाना, ठीक है, वेजेस जाना, रेंट जाना, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों को आपस में उसी पीरियड में कंपेयर करेंगे और एग्जैक्टली तभी लॉस निकल पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे उनको आपस में एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो क्या होगा, तो मिसमैच हो जाएगा और एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें नहीं पता लग पाएगा। तो कैश बेसिस में ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और इसकी एग्जांपल भी है, फ़िक्स्ड एसेट को अगर मान लीजिए परचेज़ किया है कंपनी ने, और उसका जो मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो कैश बेसिस में उसको एक्सपेंस लेकर चल रहे हैं। मतलब एक साल में हमने अगर 10 लाख का या 5 लाख का कोई एसेट ख़रीदा, तो सीधा वो एक्सपेंस मान लिया उसको। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें, उस एसेट से हमें आने वाले कई सालों तक फ़ायदा होने वाला है, तो वो एक ही साल का एक्सपेंस कैसे हो गया, जबकि उसके होने से आने वाले टाइम में हमें कई बार रेवेन्यू जनरेट होगा नेक्स्ट ईयर्स में भी। लेकिन हमने क्या किया, उसका बर्डन एक ही साल पे डाल दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में होगा, उसको हम एक्सपेंडिचर्स भी नहीं कहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट। लेकिन इस बेसिस में उसको कैश एक्सपेंस ही ट्रीट किया गया है। तो थर्ड इज़ there is great possibility of manipulation of profits in cash basis of accounting। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने की, मतलब थोड़ा हेर फेर करने की, क्योंकि हो सकता है हम पेमेंट्स को जानबूझ के डिले कर दें या फिर जानबूझ के पहले दे दें, और इनकम को भी आगे पीछे कर दें, और एट प्रेजेंट अपने प्रॉफिट्स को, कैश प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखा दें। जैसे कि मान लीजिए इनकम्स मुझे आ गई, ठीक है, कहीं से भी मुझे फ़ीस आ गई, या अगर मैं सीए हूँ या लॉयर हूँ तो मुझे फ़ीस आ गई, काफ़ी फ़ीस आ गई, लेकिन जो मेरे एक्सपेंडिचर्स थे, ठीक है, उसको मैंने रोक लिया, कैश पेमेंट्स नहीं की, ठीक है, 1-2 महीने रोक लिया। तो अब वहाँ पे क्या दिखेगा, जब मैंने एक्सपेंडिचर्स जानबूझ के ही नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उसको पे ही नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब उसको मैं कैश पेमेंट नहीं हुई, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट्स ज़्यादा शो हो जाएंगे। फोर्थ इज़ that capital and revenue items are not distinguished in cash basis। So basically जो capital items होती हैं उनका treatment होता है बैलेंस शीट में, whereas जो revenue items होती हैं उनका treatment होता है trading and profit and loss account में, और इन दोनों को यहाँ पे distinguish नहीं किया गया है। तो इस वजह से भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है प्रॉफिट्स की डिफरेंट ईयर्स में नहीं बन पाएगी, क्योंकि सिंपली है, कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जो कि लॉन्ग रन में काउंट होती हैं, जैसे कि परचेज़ ऑफ एसेट्स हो गया,
ठीक है, या फिर लोन की बात करें तो वो हमारी कैपिटल आइटम्स होती है, लेकिन इन्होंने उसको वैसा नहीं देख के जिस साल वो चीज़ हो रही है उसी साल उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस साल मैंने एसेट ख़रीदा तो बहुत खर्चा हो गया, लेकिन अगले साल तो मैंने नहीं ख़रीदा, हर साल ना एसेट ख़रीदा जा सकता, तो अगले साल मेरे प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगी। और फिफ्थ पॉइंट है दैट कंपनीज एक्ट 2013 डज़ नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो कंपनीज एक्ट ने 2013 में इस कंसेप्ट को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, हम कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते। तो कंपनीज एक्ट में मतलब जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है किसी भी बिज़नेस की, किसी भी कंपनी की, तो हम हमेशा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। नाउ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सो दिस इज़ द सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है, हम इसी को फॉलो करते हैं। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या कहा गया है दैट इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड। मतलब जब इनकम मुझे अर्न हो गई, मतलब मान लीजिए मुझे इस महीने 20,000 रुपये रेंट आना था लेकिन आया नहीं। ठीक है, मान लो लॉकडाउन की वजह से नहीं आया, लेकिन वो मैंने अर्न कर लिया है। ठीक है, वो मुझे आएगा फ्यूचर में, अभी नहीं आ पा रहा क्योंकि हम नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमें वो रेंट नहीं आ पा रहा, हम अपने टेनेंट्स को नहीं कह रहे कि आप हमें रेंट दीजिए अभी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो मैंने अर्न कर लिया है, तो इसलिए मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको उसी टाइम ही रिकॉर्ड कर लूँगी कि हाँ इतनी इनकम मेरी एक्रू हो गई है, वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। ऐसे ही अगर सेल्स हुई है क्रेडिट पे, तो क्रेडिट मतलब अभी उसका पोजेसन चला गया है, ओनरशिप ऑफ गुड्स भी ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन अभी हमें उसका कैश नहीं आया, लेकिन फिर भी हम उसको सेल्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल्स हुई है, चाहे अभी कैश नहीं आया। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो इनकर हो जाएंगे, या फिर जब वो ड्यू हो जाएंगे, चाहे कैश पेमेंट हुई है या नहीं हुई। ऐसे ही मान लीजिए हमने रेंट देना है अपने लैंडलॉर्ड को, लेकिन हमने किसी वजह से वो पे नहीं किया, तो वो ड्यू हो गया है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको, मतलब जब रिकॉर्डिंग करनी है मैंने उसको एक्सपेंस लिखना है, लेकिन हम ये भी लिख देंगे कि अभी कैश में पेमेंट नहीं हुई, लेकिन वो ड्यू हो गया है, इस वजह से वो ये कैपेसिटी रखेगा जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि मेरे प्रॉफिट्स को वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, चाहे अभी कैश पेमेंट नहीं हुई है। तो जब भी कोई एक्सपेंस इनकम ड्यू हो जाती है उसी वक्त हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और तब रिकॉर्ड नहीं करते जब उसकी एक्चुअल में पेमेंट होती है। ठीक है, सो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली प्रॉफिट और लॉस जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का निकालते हैं, वो हम निकालते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज़ अर्नड एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि मैंने भी आपको पहले भी बताया कि जब भी हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है उसी पीरियड के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को। मतलब कि अगर मार्च के महीने में मैंने मशीनें लगाई हुई हैं, ठीक है, मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, मैंने रेंट पे किया है, वेजेस पे की है, सैलरीज पे किया है, उन सबको करने के बाद मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उसी महीने के अंदर, दोनों को कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस महीने का एक्सपेंस ले लिया और अगले महीने का रेवेन्यू ले लिया, या फिर इस महीने का रेवेन्यू ले लिया और अगले महीने का एक्सपेंस ले लिया। नो, हमने उसी महीने का एक्सपेंस लेना है, उसी महीने का रेवेन्यू लेना है, चाहे वो कैश में उसकी इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो भी ड्यू हुआ हमने उसको सामने रखना है और कंपेयर करके हमने निकालना है कि हाँ इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी कहता है इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना, कंसीडर करना, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस for the preparation of financial statements. So under Companies Act 2013 हर एक कंपनी को ये मैंडेटरी है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना और अकाउंट्स भी उसके हिसाब से मेंटेन करना। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। सो इट डिस्क्लोजेस ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो डिपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो पहले वाले का डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे इसका एडवांटेज बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स ड्यू हो गए हैं हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। थर्ड इज़ इसमें हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ध्यान में रखते हैं और उसी हिसाब से हम
चीज़ों को बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कौन सी कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं था। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं एक हम कंसिस्टेंसी या फिर एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया और एक साल में हम बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। तो ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है इसको फॉलो करना। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जिस तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिंप्लिसिटी थी कि जैसे एक्सपेंसेस हुए हमने वैसे ही उसको कैश में पेमेंट हुई वैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और जो इनकम रिसीव हुई कैश में उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये वैसा नहीं है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और उस वजह से हमें मतलब हमें मेथोडोलॉजी समझनी पड़ती है कंपनीज एक्ट 2013 में जो बताई गई है, ठीक है। इसलिए अकाउंट्स को थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है। सेकेंड इज़ इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटेंट यहाँ पे चाहिए होता है जो कि जैसे कि एक कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन, या फिर देयर आर सो मैनी कंसेप्ट्स जहाँ पे हमें देखना पड़ता है, जजमेंट्स लगानी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसमें दोनों का मिक्सचर लिया गया है। मतलब कुछ पार्ट एक्रूवल बेसिस पे कर लिया और कुछ पार्ट कैश बेसिस पे कर लिया, और ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल्स में भी कहीं भी ये यूज़ नहीं होता। और जो डिस्टिंक्शन बिटवीन है कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस का वो बिल्कुल सिंपल है। हर एक पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन में कवर हो गया है। अगर आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी। तो इसी के साथ ही हमारा 4th चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको अब तक के सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।